Hello everyone, good morning. I am Kumudini Pradhan. Today I will teach you historiography development in the West from the Maharashtra State Board 10th Standard. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राफी डेवलप इन द वेस्ट, जो कि महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड है। और ये हमने देखा है कि टोटल इसमें 9 लेसन है हिस्ट्री में। तो 9 लेसन में से ये फर्स्ट लेसन है जो कि हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। हिस्टोग्राफी मीन्स व्हाट? हिस्टोग्राफी मीन्स जैसे कि हम कुछ हिस्ट्री के ऊपर लिखते हैं तो हमें पूरा रिसर्च उसका रेलिवेंट सोर्सेस होना चाहिए और रेलिवेंट हमारे पास बिल्कुल पक्का उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके ऊपर ही हम जो हिस्ट्री लिखते हैं दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी। एंड डेवलपमेंट इन द वेस्ट, डेवलपमेंट इन द वेस्ट मीन्स क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था वेस्ट में। वेस्ट मीन्स यूरोपियन कंट्री। तो इस लेसन को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि 1.1 में ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मतलब हिस्टोग्राफी में क्या क्या ट्रेडिशन था, क्या ट्रेडिशन है। 1.2 में मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 1.3 इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। एंड 1/4 इज द नोटेबल स्कॉलर। तो हम इसे पढ़ लेने से मतलब इसको मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आएगा, तो आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जब भी आप इसको लेसन को मतलब समझने के लिए या लर्न करने के लिए स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप एक बार ज़रूर लेसन को पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलो लेट स्टार्ट। हिस्टोरिकल research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronological of the past events and their interconnection. This is a continuous process. Now, historical research and writing studies are carried out with an objective of understanding the chronological मतलब एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 से कंटिन्यूस में आता है, उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑफ द पास्ट इवेंट। जो भी हम कुछ भी पास्ट इवेंट को हम हिस्ट्री को लिखते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे से वो कनेक्शन होना भी ज़रूरी है। और उसका हमें यही मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और हिस्टोग्राफी जब भी हम हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, कुछ भी स्टडी करते हैं, तो उसका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पिरिकल मेथड, लेबोरेटरी मेथड of experiments and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. Now physical natural जो साइंस के होते हैं, जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और वो वेरीफाई भी होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कुछ भी मतलब जैसे हम कुछ भी रिसर्च करते हैं हिस्ट्री के ऊपर, उसमें हमें रेलिवेंट सोर्सेस होना जरूरी है। मतलब कुछ भी चीज़ को ऐसे नहीं कि हमने लिया और लिख लिया, नहीं। जैसे अभी हम लोग का ये पीरियड चल रहा है कोरोना वायरस, ये भी एक दिन हिस्ट्री बन सकता है, बनेगा। तो इसमें इसके ऊपर रिलेवेंट सोर्सेस होना बहुत ज़रूरी है और उसको प्रूव किया जाता है, देन वो हिस्ट्री को लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, in historical research it may not be possible to use method of laboratory experiment and observation. This is so because we were not present in the historical times and space and the historical events cannot be recreated. Also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. Now historical जो research किया जाता है, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम खाली लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करें, ऐसा कुछ करें, नहीं। हमें उसके लिए ऑब्जर्वेशन भी करना जरूरी है और हमें रिलेवेंट सोर्सेस है, जैसे कि बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम स्पेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। हम अभी जैसे पहले हम कुछ चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं हिस्ट्री पे, तो हम अभी तो उस टाइम को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उस समय क्या हुआ था, किस समय पे हुआ था, ये सारे हमारे पास रेलिवेंट सोर्सेस होना जरूरी है। रेलिवेंट मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, बहुत जरूरी है। आल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट laws that remain true irrespective of the time and space. और हिस्ट्री में ये भी पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम क्या लॉ था, मतलब वो जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो ट्रू है या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ ए हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। दैट्स वाई इसके लिए हमें क्या, जब हमें हिस्ट्री की रिसर्च करते हैं, मैं हिस्ट्री की कुछ चीज़ के ऊपर हम लिखते हैं, जैसे हमारी अभी हिस्ट्री की बुक्स है हम जिससे पढ़ते हैं, तो ज़रूर नहीं है कि ये किसने भी ऐसे बोल दिया कि ऐसा हिस्ट्री था,
ऐसा नहीं। इसके ऊपर हमारे पास पक्का मतलब एकदम प्योर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए कौन चाहिए, कोई एक्सपर्ट चाहिए हु नोज द नॉलेज लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट। जैसे हमारे पास देखा हमने हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, तो उसको जानने के लिए, वो लैंग्वेज को समझने के लिए क्या चाहिए, हमें एक एक्सपर्ट चाहिए। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप्स ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एटसेट्रा। सच ए डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय ए हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस। ना जब भी हम क्या करेंगे, ये कोई एक बड़ा एक्सपर्ट चाहिए जिसको वो स्क्रिप्ट समझ में आए, जो लैंग्वेज को समझ पाता हो, और वो कैसा लिखा गया, ऑथर का स्टाइल क्या है, ये मैन्युफैक्चर मतलब कब ये डेट में, कौन से डेट में ये मैन्युफैक्चर हुआ था, किस टाइप का पेपर है, किस टाइप का स्टैम्प यूज़ किया गया है, ये सब हमें रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। तभी हमें हिस्ट्री को क्या करते हैं, वही हिस्ट्री को हम आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और वही हिस्ट्री हमें जो पढ़ने के लिए मिलता है। Now we will know about the historical research method। तो उसके लिए राइटिंग ऑफ हिस्ट्रिकल नैरेटिव, जैसे हम हिस्ट्री को नरेट करने के लिए राइटिंग के लिए क्या क्या हमें सोर्सेज चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वन इज एग्जामिनिंग रेलिवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। तो हिस्ट्रिकल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो रेलिवेंट रेफरेंस है या नहीं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, कलेक्टिंग हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, कैरिंग आउट कॉम्परेटिव एनालिसिस। और हम जो भी कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे वो प्रोसेस में, वो ट्रांजेक्शन में वो परफेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और उसी के ही हम मतलब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में हम कलेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्ट्रिकल इवेंट एंड आल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड। और हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस टाइम पे और कौन से जगह पे और कब ये हुआ था, जो हिस्ट्रिकल हमें इवेंट्स को दिया गया है, दैट इज वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड। और ये सारे हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड में यूज़ किया जाता है कि टाइमिंग क्या था, कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, कौन सी जगह पे हुआ था, इवेंट कब का था, ये सारी चीज़ें। नाउ फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ द हिस्ट्रिकल रेफरेंस। और जब हम उसको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे तो हमें हिस्ट्रिकल रेफरेंस होना भी रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मतलब उससे वो रिलेटेड चीज़ें ही होनी चाहिए। क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और जब में जो अलग अलग हिस्ट्री का अलग अलग बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, तो उसको एकदम परफेक्ट एग्जामिन होना चाहिए, और वो मतलब एकदम परफेक्ट होनी चाहिए उससे, जो चीज़ के ऊपर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्ट्रिकल रिसर्च। जैसे कि हम लोग का कभी भी कुछ भी रिसर्च करते हैं तो अलग अलग टाइप की जो वेरियस डिसिप्लिन मेथड जो होती है, अलग अलग मेथड हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। जैसे कि हम बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल मेथड, आर्चिविकल साइंस, मैन्युस्क्रिप्चोलॉजी एंड एपिग्राफी जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक स्टाइल एंड नुमिस्मेटिक मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड जेनोलॉजी स्टडी ऑफ लिनेज एटसेट्रा। ये सारे अलग अलग मेथड हम क्या करते हैं जब हम हिस्ट्री की रिसर्च करते हैं, हिस्टोग्राफी लिखने के लिए, हिस्ट्री को रिटर्न में लेके आने के लिए, तो इस तरह का अलग अलग मेथड हम यूज़ करते हैं। Now we'll start tradition of historiography. What is my tradition of historiography? Means जब historiography हुआ था उसका tradition क्या था? We have learned about the historical research method, critically examining the historical resources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is a historian. Means what is mean by historiography? मैंने पहले भी बताया था। historiography means जो होता है कि जो जिसको हमें critically examine किया है और जिससे हमें कुछ information हमें मिलता है, सोर्सेस होता है, एंड द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, और उसको जब लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राफी। और जो उसको लिखता है, जो स्कॉलर उसको लिखते हैं, उनको हम हिस्टोरियन बोलते हैं। जैसे ए स्कॉलर हु राइट्स सच ए नैरेटिव इज अ
historian. Now the historian cannot include every past events in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. मतलब जो भी historian होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जितने भी past events होता है उसको सारे नरेट करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो भी उन्होंने देखा कि सब कुछ आके वो नरेट कर दिया, बस सब कुछ उन्होंने लिख दिया, नहीं. द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्ट्रियन ऑफन डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडोप्टेड बाय हिम. मतलब उनके द्वारा एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे बनाया जाता है कि क्या क्या हमें लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, ये सारे चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं. मतलब पहले वो देखते हैं, उसको क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं, फिर उसको नरेट करते हैं. हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. और उनकी जो लिखने का स्टाइल होता है जिसको डिटरमाइन करते हैं वही क्या होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है. द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी. द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्रिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी. मतलब जो हमारे ट्रेडिशन होता है हिस्ट्री को लिखने का, हिस्ट्री को नरेट करने का, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी. जो वाज नॉट प्रिलिवेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड. और ऐसा जरूर नहीं है कि वो प्रेविलेंट हो कि हमारी एंशिएंट मतलब हमारे जो प्राचीन सोसाइटी के साथ. हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वे नॉट अवेयर ऑफ हिस्ट्रिकल टाइम और वे नॉट एगर टू नो अबाउट इट. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हिस्टोरियन होते हैं या हिस्ट्रिकल टाइम को लिखते हैं कि उनके बारे में उनको पता नहीं रहता है. बिल्कुल वो उसका नॉलेज रखते हैं और वो उनको जानने की भी बहुत ज़्यादा वो एगरली नो अबाउट इट, वो जानने की इच्छुक भी रखते हैं. एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वैल्यूर ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन. और जो एंशिएंट पीपल भी हमेशा फील करते हैं कि उनकी जो स्टोरी है, उनकी लाइफ है, आगे चलता जाए और उनकी जो जनरेशन है आगे, जैसे हम अभी है तो हम चाहते हैं हम हमारे पास जो भी नॉलेज है, हमारे पास जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर, हम क्या करते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए वही रखते हैं. लाइक सेम वैसे ही होता है. एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज टू वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेड्स एटसेट्रा. तो जो एंशिएंट कम्युनिटी के लोग होते थे पूरा ओवरऑल द वर्ल्ड में कहीं पर भी, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी हम फॉलो करते हैं. जैसे लाइक केव पेंटिंग होता था उनका, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलेड्स एटसेट्रा फॉर दिस पर्पज. जैसे कि हम भी अभी भी हम हमारा कल्चर की जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग फॉल्क डांस होता है, सोलो सॉन्ग्स होते हैं, उनकी रीजनल लैंग्वेज होता है, वो अभी भी हम फॉलो करते हैं. सो दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. और वही जो हमारी पुरानी मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो लुक्स अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वही हमें हिस्ट्री हमारी जो पास्ट में क्या हिस्ट्री था वही सब कुछ हमें बताते हैं और वही हमारी मॉडर्न हिस्टोग्राफी बन जाते हैं. तो ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट 1.2 दैट इज अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. देर आर मेनली कितना कैरेक्टर है? 4 कैरेक्टर हैं जिसमें मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में हमें पता चलेगा. और हियर आर गिवन द डू यू नो मीन्स डू यू नो, आपको पता है. तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड, मस्ट रीड दिस वन. ये आपको बिल्कुल पढ़ना है. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी. तो कैरेक्टर क्या है हम अब देख लेते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी इज इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल. और उसकी जो भी मेथड होता है वो ऐसे ही नहीं ले सकते हम, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल होनी चाहिए, मतलब एकदम वैज्ञानिक सिद्धांत होनी चाहिए, तभी हम उसको हमारी मॉडर्न हिस्टोग्राफी में शामिल कर सकते हैं. इट बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस. और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास होना जरूरी है. तो ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड वन इज दिस क्वेश्चंस आर anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of the member of ancient human society of a particular period. मतलब होता है कि जैसे कि हमने किसी चीज़ के ऊपर, किसी एंशियंट ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें हिस्ट्री लिखना है, तो हमें पर्टिकुलर पीरियड और कौन से सोसाइटी, कौन से मेंबर, और हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. ना हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स. और हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि हमने सजेस्ट कर लिया या हमने इमेजिन कर लिया कि ये ऐसा था, इसके बीच में ऐसा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है और रिलेवेंट ही आंसर्स, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन से ही हम क्या करते हैं, अपनी मॉडर्न हिस्टोग्राफी को बनाते हैं. तो ये था सेकेंड कैरेक्टर.
था कि सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। आई कैन गो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक? आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। और हम जो भी आंसर देंगे वही क्वेश्चन का जो रेलिवेंट क्वेश्चन होगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए? रिलायबल एविडेंस के साथ, मतलब बिल्कुल पक्का हमारे सबूत के साथ ही। रिलायबल एविडेंस मतलब एकदम पक्का सबूत के साथ ही हमारा आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे रेलिवेंट हम कुछ भी इमेजिन करके दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थर्ड वन इज आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। मतलब हम जो भी आंसर दें वो रिलायबल मतलब बिल्कुल पक्का हमारा एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, तभी वो आंसर परफेक्ट आएगा हमें हिस्टोग्राफी लिखने के लिए। हिस्ट्री प्रेजेंट्स ए ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। मतलब फोर्थ कैरेक्टर ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो भी ह्यूमन का जर्नी है, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ था पास्ट में और प्रेजेंट तक कैसा चला आ रहा है, वो सारे हमारे पास जानकारी होना चाहिए। दिस वन इज द fourth characteristic of the modern historiography. Now it is said that the modern historiography with above characteristic has its roots in the ancient Greek historical writing. History is originally a Greek term. Now Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, before Christian era, used it first for his book entitled The Histories. Now जो modern historiography होता है, जो हमने वो कैरेक्टर्स पढ़ा चारों, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्रिकल राइटिंग, हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, जो हम एंशिएंट टाइम में ग्रीक से लिए थे। इट्स ओरिजिनली ए ग्रीक टर्म, और ये ग्रीक टर्म है जिसको बोला जाता है हेरोडोटस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन से स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको याद रखना है। द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BC, 5th century BC में उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था और बुक का नाम था द हिस्टोरीज। नाउ वी स्टार्ट 1.3 डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। ना क्या क्या साइंटिफिक मतलब पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट हुआ था यूरोप में और उसकी क्या हिस्टोग्राफी थी, ये हम करेंगे। टिल द 18th century CE, सी मीन्स क्रिश्चियन एरा, यूरोप हैड अचीव्ड ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट कि मोस्टली में सब बच्चों को, सारे स्टूडेंट को पता है कि हमने 9th में भी पढ़ा है। मोस्टली जितने भी मतलब रिमार्केबल प्रोग्रेस वगैरह हुआ था वो स्टार्टिंग में यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था। सो टिल द 18th century मतलब 18th century तक यूरोप हैड अचीव्ड ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। तो उन्हें तब तक अच्छा खासा मतलब प्रोग्रेस कर लिए थे, किसमें? फील्ड ऑफ फिलोसफी में एंड साइंस में। स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पर्स्यूट ऑफ स्टडिंग द सोशल हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। और उस समय ही मतलब 18th century में ही वो लोग क्या करते थे, जो भी हिस्ट्री के ऊपर कुछ भी चीज़ें ट्रूथ है या नहीं करते थे, वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करके ही उसको फाइंड आउट करते थे, सर्च करते थे और रेलिवेंट उसका इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको प्रूव करते थे। नाउ द philosophical discussion focused more and more on the objectivity in the history and historiography. Now अभी जो उनका philosophical है, philosophy मतलब philosophers है, उनका डिस्कशन जो होता है मोर फोकस करते क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है जो हमारी हिस्ट्री में और हिस्टोग्राफी में। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena. Now, mostly जो 18th century तक यूरोपियन जितने भी यूनिवर्सिटी थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि किस तरह का फिलोसॉफिकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाए, उससे जो भी मतलब डिवाइन फिनोमिना निकलता है उसके ऊपर उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा थी, उस समय की बात है। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज नाउ धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो गया, सिनेरियो बिगेन टू चेंज होने लगा। नाउ इन 1737 CE द गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन जर्मनी। फिर 1737 में क्रिश्चियन एरा के टाइम गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी फाउंडेड हुआ, कहाँ पर? जर्मनी में। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। और फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी ऐसे बनाया गया था जर्मनी में जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग किया गया था, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया था। नाउ लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज आल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ द हिस्ट्रिकल स्टडीज़। तो सबसे पहला 1737 में गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी हुआ था जो जर्मनी में। उसके बाद अलग अलग और यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किए हिस्ट्री का अलग सेंटर बनाने के लिए। नाउ के स्टार्ट स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं है, कुछ भी आपको डाउट होता है तो मैं बार बार बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाना, मैं डाउट आपका क्लियर करूँगी।
तो अभी स्टार्ट करते हैं 1.4 दैट इज नोटेबल स्कॉलर्स। नोटेबल स्कॉलर्स मीन से बहुत से स्कॉलर्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फेमस स्कॉलर्स। तो नोटेबल मतलब जो बहुत, जिनको आप बहुत फेमस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स होते हैं, जिनको बहुत सारे नॉलेज होती है वो चीज़ में, उनको बोला जाता है नोटेबल स्कॉलर्स। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। ऑल ऑफ यू नो विथआउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्कॉलर्स दैट इज हिस्टोग्राफी इज नॉट पॉसिबल। अगर स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो हिस्टोग्राफी को इतना आगे लेके जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो लेट अस हैव ए लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। तो चलो देखते हैं क्या क्या अलग अलग स्कॉलर्सों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्टोग्राफी के लिए। तो सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं रेने डेस्कार्ट्स, जो कि 1596 से 1650 तक थे। René Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research: never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. Now, जो रेने डेस्कार्ट्स थे was the foremost among the scholar who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them. और रेने डेस्कार्ट्स थे वो किसी भी चीज़ को बिल्कुल वेरीफाई, मतलब क्रिटिकली वेरीफाई एग्जामिन करते थे, मतलब बहुत उसको डीपली रिसर्च करके उसको एग्जामिन करके तभी उसको प्रूफ मानते थे कि ये सही है, जो हम हिस्ट्री में नरेट कर सकते हैं या हिस्ट्री में लिख सकते हैं। एमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, और उनकी जो बुक थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड, उन्होंने द फॉलोइंग सपोज टू हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, और वही उनकी जो बुक है बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है जो हमारी साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, और वो कभी भी कुछ भी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते थे जब तक उनको बिल्कुल डाउट क्लियर ना हो। तो ये थे उनके बारे में। तो प्लीज़ ये शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है रेने डेस्कार्ट्स, तो आपको इसको याद करना है, और बिल्कुल मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझा रही हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वोल्टेयर, जो कि 1694 से 1778 तक थे। Okay, second was let's start the Voltaire. Voltaire was also a notable scholar. He was 1694 to 1778. Voltaire's original name was François Marie Arouet. He was French, and he opined that along with objective truth and chronological of historical events, considering social tradition, trade, economic, agriculture, etc. was also equally important in historiography. तो वोल्टेयर का मतलब कहना चाहते थे, वोल्टेयर एक तो मतलब ओरिजिन, उनका मेन ओरिजिनल जो नाम था उनका था फ्रेंसोइस मैरी एरोइट, एंड वो एक फ्रांस के थे। ही ओपन दैट एलोंग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, वो चाहते थे कि जो हमारी क्रोनोलॉजिकल मतलब जो हमारा कंटिन्यूस जो एक के बाद एक हिस्टोरिकल इवेंट है, और हमारे जो ट्रूथ मतलब सही एविडेंस है, एविडेंस के साथ साथ हमें जो सोशल ट्रेडिशन और जो हमारी सोशल ट्रेड, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, ये सब भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट है हिस्टोग्राफी लिखने के लिए। इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। और वो कहना चाहते थे कि जो हिस्ट्री राइटिंग में ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री लिखने के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट वोल्टेयर हुआ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इसलिए वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर भी बोला जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आ सकता है हुआ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो वोल्टेयर हुआ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। थर्ड नोटेबल स्कॉलर हुआ जॉर्ज विल्हेम फ्राइडरिच हेगल। 1770 से 1831 तक थे। हेगल वॉज ए जर्मन फिलोसोफर, और ये जर्मन के फिलोसोफर थे। ही इंस्टेड that the historical reality should be presented in a logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. और यहाँ पर जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल जो थे वो जर्मन फिलोसोफर थे, और ही इंसिस्ट मतलब जोर देते थे कि हिस्ट्रिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन ए लॉजिकल मैनर, और वो चाहते थे कि जो भी हिस्ट्रिकल रियलिटी हो, हिस्ट्रिकल का एविडेंस हो, जो कि वो भी प्रेजेंट में लॉजिकल मैनर में सही हो। एंड टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट वाज इंडिकेटिव प्रोग्रेस, और जिससे कि हमारी हिस्ट्री के जो इवेंट्स आगे की प्रोग्रेस हो। ही आल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ। वो चाहते थे कि जो भी हमारी
द प्रेजेंटेशन हम हिस्ट्री को करें, दैट इज अ चेंज ओवर टाइम इज न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ। और जो अगर हमने कुछ चीज़ें के ऊपर एविडेंस लिया था और वो हमारी मतलब पास्ट की है, और अगर हमारी कुछ न्यू एविडेंस हमें मिला उसी के बारे में, उसी हिस्ट्री के बारे में, तो उसको भी हमें लेना चाहिए। विथ हेगल फिलोसॉफी मेनी स्कॉलर्स वेर कॉन्विनियंस्ड दैट हिस्ट्रिकल मेथड वेर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी थो दे डिफेड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड। और हेगल का फिलोसॉफी ये मतलब कहना चाहता था कि जो हिस्ट्रिकल मेथड वे नॉट एज लेसर क्वालिटी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो उसकी क्वालिटी हो, जो हम हिस्ट्री लिखते हैं उसकी क्वालिटी कहीं पर भी कमज़ोर ना हो। एंड देन क्वालिटी थो दे डिफेड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड से कुछ भी हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला वो कम ना हो। एंड The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Science। और उनकी एक बुक था जिनका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। उसमें उन्होंने जितने भी कलेक्शन में उनके लेक्चर्स थे, उनके आर्टिकल्स सब उन्होंने इकट्ठा करके एक बुक पब्लिश किए थे जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन, और उनकी दूसरी एक बुक थी जिनका रीजन इन हिस्ट्री इज अ वेल नोन, और ये हर कोई जानता है, मतलब बहुत फेमस बुक है। एंड इट इज़ गुड टू नो दिस, तो ये स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है और पढ़ के मतलब इसको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ के समझ के लेना है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। नाउ नेक्स्ट जो कि हमारा नोटेबल स्कॉलर्स है वो है लेपोल्ड वॉन रेंकी। ये 1795 से 1886 तक थे। हिस्टोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लेपोल्ड वॉन रेंकी ऑफ बेर्लिन यूनिवर्सिटी। नाउ जो मतलब यहाँ पर जो हिस्टोग्राफी हमारा 19th सेंचुरी का था वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ लेपोल्ड वॉन रेंकी ऑफ बेर्लिन यूनिवर्सिटी। जो बेर्लिन इंस्टीट्यूट में, बेर्लिन यूनिवर्सिटी में लेपोल्ड वॉन रेंकी थे, उनकी जो थॉट्स थी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था ये 19th सेंचुरी का हिस्टोग्राफी में। He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो ज़्यादा एम्फोसाइज मतलब इम्पोर्टेंस देते थे कि किस तरह का इंफॉर्मेशन गैदर हुआ है और किस तरह से हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला है। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विथ हिस्टोरिकल इवेंट्स नीड टू बी एग्जामिन विथ ग्रेटेस्ट केयर। और चाहते थे जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो एकदम बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली उसको निरीक्षण किया जाए, उसको एग्जामिन किया जाए। ही बिलीव्ड दैट विद दिस मेथड इट was possible to reach the historical truth। और मतलब उनके यकीन था कि अगर हम किसी भी चीज़ को क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे, पूरा केयर के साथ करेंगे, तो हमें जो रियल हिस्ट्रिकल ट्रूथ है उसको जान सकेंगे। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री, और हमेशा क्रिटिसाइज करते थे जो नरेशन मतलब इमेजिन करते हैं, हाँ हिस्ट्री ऐसा था। जैसे हमने शिवाजी महाराज को लिया, अगर हमें कुछ स्टोरी शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पता है तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कैसे बोल देते हैं कि हाँ शिवाजी ऐसे थे वैसे थे, नहीं, हमारे पास पूरा उनका एविडेंस होना चाहिए, तो उसके ऊपर ही वो विश्वास करते थे कि उसका इमेजिनेटिव नरेशन नहीं होना चाहिए किसी भी हिस्ट्री का। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स एंटाइटल्ड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और उनकी जो आर्टिकल्स को उन्होंने कलेक्शन किया था उसको 2 बुक में उन्होंने पब्लिश किया था। एक था द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड दूसरा था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट आते हैं जो वेल नोन हमारी नोटेबल स्कॉलर्स है कार्ल मार्क्स। वो 1818 से 1883 तक थे। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी न्यू स्कूल ऑफ थॉट एरोज कीपिंग इन व्यू द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। जब मतलब 19th सेंचुरी का हाफ चला गया था, मतलब 19th सेंचुरी आधा हो गया था, उसके बाद और एक हमारे जो मतलब नोटेबल स्कॉलर आए जो उनकी थिंकिंग, उनकी जो थॉट था दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अनदर, एंड वो न्यू थीसिस के साथ फॉर्मुलेटेड हुए, वो थे कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रेवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। और उनका कहना था कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री नहीं कि हम कुछ भी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ले लिए, मतलब हमने पहले से कुछ एविडेंस को ले लिया या पहले से कुछ चीज़ को लिया और उसके ऊपर एग्जामिन किया और उससे लिख लिया, नहीं। उनका कहना था कि
human relationships are shaped by fundamental needs of people and the ownership as well as the nature of a prevalent means of production to meet those needs। मतलब जैसे ह्यूमन का रिलेशन है, जैसे कि उसकी नेचर के साथ कैसा रिलेशन है, उसने क्या क्या किस टाइम पे क्या यूज़ किया था, उनकी क्या ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ हमें पता करनी चाहिए, वही मेन हिस्ट्री होता है ना। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टाटा ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। और वो चाहते थे कि द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू बी डिफरेंट स्टाटा ऑफ सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। और वो चाहते थे कि दूसरा जैसे कुछ भी सोसाइटी का डिफरेंट कुछ भी हो, वो हर चीज़ हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के साथ इक्वल नहीं कर सकते। दिस इनइक्वालिटी कॉजेस ए डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। और इसके वजह से ही हमारी सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस होते हैं, अलग अलग उसके वजह से लेके बहुत सारे स्ट्रगलिंग भी होता है। नाउ leading to a class struggle according to Karl Marx human history is the history of a class struggle is the class that owns the means of production economically exploit the rest of the classes। जैसे कि हमारी एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे कि हमने देखा है कि जो रिच पीपल होते थे जमींदार लोग होते थे, हमने पढ़ा भी है पहले कि वो जो अदर का मतलब रिलीजन अदर कास्ट की रिलीजन नहीं अदर जो सोशल एक्सप्लॉइट करते थे, जिनके पास वो पुअर होते थे जो हमारी घर में काम करते थे पुअर कंडीशन से आते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इकोनॉमिकली भी किया जाता था और अलग बहुत सारी चीज़ों से एक्सप्लॉइट किया जाता था। वो यहाँ पर बता रहे कि ए द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स दैट रेस्ट ऑफ द क्लासेस। मतलब जो इकोनॉमिकली हाई होते थे वो दूसरे लोगों को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट। दास कैपिटल ए ट्रीटिस रिटन बाय हिम इज द मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए जो उनका बुक है दास कैपिटल किसने लिखा, कार्ल मार्क्स है, वो पूरा वर्ल्ड वाइज में क्या है बहुत फेमस है। और उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने जो दास कैपिटल में जो लिखा गया उन्होंने कि इकोनॉमी क्लास के लोग अदर जो पुअर क्लास के लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, ये पूरा उनका इस बुक में है। नाउ व्हाट इज मीन बाय एर्नस्ट स्कूल। At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France। फिर 19th century के बाद 20th century में एक न्यू हिस्टोग्राफी को लेके एराउस हुआ फ्रांस में, विच इज नोन एज एनल स्कूल, और उसको कहा गया एनल स्कूल। Now, Ernst School gave a new direction to history writing. It was recognized now that history is not only about the political event, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc. जैसे पहले हमने मतलब देखा था हिस्ट्री जो था हिस्टोग्राफी को लिखा जाता था, तो मोस्टली हमारी क्या रहता था कि हमारी मतलब ओनली पॉलिटिक्स के ऊपर या किंग के ऊपर या ग्रेट लीडर के ऊपर होता था। लेकिन एनन स्कूल से ये चेंज हुआ कि रिकॉग्नाइज किया गया, एक न्यू डायरेक्शन दिया गया कि यहाँ पर ओनली पॉलिटिकल इवेंट या किसी किंग को या किसी बड़े लीडर को लेके नहीं, only political diplomacy and according politics diplomacy and wars but also about climate, या लड़ाई को लेके ना होकर हम उसमें क्लाइमेट भी करें, वेदर भी करें, लोकल पीपल कैसे हैं, उनका एग्रीकल्चर क्या है, क्या ट्रेड करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कैसे होती है और उनकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक दूसरे से मिलने का अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, सोशल डिवीजन क्या होती है, ये सारे, और कॉलेक्टिव साइकोलॉजी क्या होता है, ये सारे हमें हिस्ट्रिकल में मतलब हिस्टोग्राफी में हमें लिखना है। नाउ द एनल्स स्कूल हुआ स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन, और एनल्स स्कूल स्टार्ट हुआ कब से, जब से फ्रेंच हिस्टोरियन स्टार्ट हुआ। क्लियर। नाउ व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। व्हाट इज फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द वुमेन। ओके, फेमिनिस्ट मतलब क्या, रिलेटेड वुमेन को होता है, किसी लेडीज से, स्त्री से होता है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब जब भी हमने देखा होगा कि हर जगह पे हमने अभी जितने भी हमने स्कॉलर्स पढ़े सारे क्या थे, मेंस थे, कोई भी इसमें फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी नहीं थे। तो अभी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। द राइटिंग ऑफ सिमोन दे Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. She was French. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male-dominated perspective of the history. और इसके बाद क्या हुआ, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आया, जो हमने अभी तक जितने भी पढ़े ये लेसन में सारे फेमिनिस्ट कोई भी नहीं थे। अभी फेमिनिस्ट
हिस्ट्री में क्या हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, जहाँ पर वुमेन को भी एक एम्पावरमेंट मिला, शक्ति मिला, पहचान मिली। द राइटिंग ऑफ सिमोन डे विवियर, जो सिमोन डे विवियर थे जो हिस्ट्री लिखे थे, हेल्प्ड इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म, और उन्होंने सबसे पहले क्या किए, फेमिनिज्म की हिस्टोग्राफी लिखना, मतलब उन्होंने फंडामेंटल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किया जो सबसे पहले उन्हें स्टार्ट किया। कौन थे, सिमोन डे विवियर। सी वाज फ्रेंच, और वो फ्रेंच की थे। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट आल्सो ऑन रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। और उन्होंने जब मतलब इम्पोर्टेंट खाली वुमेन्स को नहीं दिया, उन्होंने ये भी किया जो मेल ने मतलब जो जेंट्स जितने भी थे हमारे स्कॉलर्स थे उनके उन्होंने जो थिंक मतलब उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा था उसके ऊपर उन्होंने फिर से सोच विचार किया ऑन रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री। जो उन्होंने हिस्ट्री बन गया था उनके ऊपर फिर से एग्जामिन किया गया। इट ड्रोव हिस्ट्रिकल रिसर्च टू फोकस इन डीप ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इट ड्रोव हिस्ट्रिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन। फिर जो लेडीज थे मतलब उनके ऊपर उनकी क्या एम्प्लॉयमेंट, उनके अलग अलग जो एस्पेक्ट के ऊपर वो क्या एम्प्लॉयमेंट कर मतलब जो काम करते थे, दे रोल इन द ट्रेड यूनियन, उनकी जो बिजनेस में या ट्रेड में क्या रोल रहता है, इंस्टीट्यूशन में वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एटसेट्रा, ये सारे इंक्लूड किया गया। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन वेर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। फिर आफ्टर 1990 के बाद वुमेन को भी एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास मतलब एक अच्छा एम्पावरमेंट या अच्छा नाम मिला, कहाँ पर, हिस्टोग्राफी में, हिस्ट्री में। और नेक्स्ट मिचेल फौकल्ट 1926 से 1984, the French historian of the 20th century, Michel Foucault brought forth a new concept in historiography. He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. और मिचेल फोकल्ट आए 1926 से 1984 तक, और एक वो फ्रेंच हिस्टोरियन थे इन ऑफ द 20th सेंचुरी। मिचेल फोकल्ट बॉट फोर्थ ए न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी, उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके न्यू मतलब कुछ चीज़ को अलग करने के लिए वो लेके आए, और उनका बुक था जिसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्ग्यूड दैट प्रिवेलिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। और उनका कहना था कि हमने अभी तक पढ़ा कि हिस्ट्री कैसे होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। तो मिचेल फोकल्ट ने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हिस्ट्रिकल इवेंट जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना यही सही है। ही ड्यू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजेक्शन इन द पास्ट। और उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे चीज़ जो आर्कियोलॉजी होते हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ होता है कि हर जगह पे उनको अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होता है, बट वो कोशिश करते रहते हैं कि पास्ट में क्या था, कैसे करना है उनको। फोकल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। उनका कहना था कि हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना ट्रांजेक्शन के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही कॉल हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और उनकी जो मेथड थी, उनका कहना था कि जरूर नहीं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज ही होना चाहिए। अगर कोई किसको मेरा पक्का सबूत नहीं मिला लेकिन वो उस चीज़ को अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है और मतलब ट्रांजेक्शन लगा रहा है एक से दूसरे को, तो इसका मतलब ये कि इम्पोर्टेंट है और उसको बोला जाता है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। Foucault subjected that so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. to historical lessons. Foucault के सब्जेक्ट में था कि Foucault subjected that so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. to historical lesson. और ये जो भी चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, इनको सब हमें हिस्ट्रिकल एनालाइज करना चाहिए, मतलब उसको उसकी जो सब्जेक्ट है उसको हम अलग अलग करके उसके ऊपर हमें एग्जामिन करना चाहिए। तो ये उनका मेन सब्जेक्ट था। Thus the scope of historiography kept continuously expanding। इस तरह जो हिस्टोग्राफी था वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया। नाउ राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, इसके बाद हिस्ट्री ऐसा नहीं कि हिस्ट्री मतलब हमें कोई राजा का स्टोरी पढ़ा या वही हिस्ट्री है, नहीं। जैसे कि हिस्ट्री तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सब्जेक्ट लिटरेचर का होता है, आर्किटेक्चर का भी होता है, बहुत सारे स्कल्पचर का भी होता है, ड्राइंग का, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म, टेलीविजन एट्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ का हिस्ट्री होता है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा और बहुत सिंपल था। बस आपको मतलब जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे उनको याद रखना है कब से कब तक थे, उन्होंने क्या किया था, उनका बुक्स क्या था, उनकी थॉट क्या थे, तो ये सब रखना है। और हमें हिस्टोग्राफी क्या है वो मेन इंपॉर्टेंट हमें उसके बारे में याद रखना है। देन आप इसका क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हिस्ट्री व सोशल साइंस बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ आर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग तो यू कैन डू इट। अगर आपको इंटरेस्ट लाना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके आना। इंटरेस्ट लेके आओगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट इजी लगेगा। और हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, हम किसी की स्टोरी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ये इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आई होप आपको आगे और भी लेसन करने के लिए इंटरेस्ट आएगा। तो आज अगर आपको ये समझ में आ गया और क्लियर भी हो गया, तो अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, तो मैं वो क्लियर कर दूँगी। और आप इसको लेसन को 1-2 बार पढ़िए, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी लिखिए, लर्न कीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल को लगता है कि आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि यू विल गेट नोटिफिकेशन, जिससे कि आप मेरा फर्दर जो भी वीडियो आएगा आप देख सकेंगे। थैंक यू।